a comprehensive course on power system and I am really pumped up seeing your response. बहुत मजा आ रहा है आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के, आप लोगों का एंथू देख के मुझे बहुत जोश आ रहा है. ऑनेस्टली मैं बताऊं कि इतना एंटिसिपेशन, इतना जोश, इतना वेट, और उसके बाद है हमारे सामने पावर सिस्टम. क्या है हमारे सामने? पावर सिस्टम. अब हम लोग पहुंच चुके हैं उस मुकाम पे, उस पड़ाव पे, जिस चीज का आप लोगों ने काफी मंथ से इंतजार किया है कि सर पावर सिस्टम लाइव करवा दो मशीन की तरह. मशीन के फॉर्मेट में पावर सिस्टम ले आओ, और मेरे भाई मैं आपको मशीन से बेहतर पावर सिस्टम देने वाला हूं, मशीन से मच बेटर फॉर्मेट में देने वाला हूं. क्योंकि मशीन के टाइम मैंने आपको पढ़ाया था व्हाइट बोर्ड पे, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकता था, जिसमें मैं विजुअलाइजेशन का यूज नहीं कर सकता था. लेकिन अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है डिजिटल बोर्ड. हमारे पास क्या है? डिजिटल बोर्ड. यानी व्हाइट बोर्ड का भी सारा मजा आने वाला है, साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इसमें जुड़ने वाली है. साथ साथ क्या होने वाला है? टेक्नोलॉजी भी इसमें जुड़ने वाली है. तो आपको पावर सिस्टम का अगर फील नहीं आ गया तो मैं मान जाऊंगा कि भाई मैं पावर सिस्टम पढ़ाने के लायक नहीं हूं. सिंपल सी बात है. अगर आपको पावर सिस्टम का फील नहीं आया, बहुत बढ़िया तरीके से फील आने वाला. और ये जो इंग्लिश कर रहे हैं ये लोग सेशन छोड़ के जा सकते हैं. इंग्लिश का पावर सिस्टम ऑलरेडी डल चुका है. ये तो भैया हिंदी में होगा, ये तो हिंदी में ही होगा, और ये पूरा का पूरा कोर्स हिंदी में चलेगा. इस चैनल पे मेरा पहला लाइव सब्जेक्ट हिंदी में, मेरे भाई इस चैनल पे मेरा पहला लाइव सब्जेक्ट हिंदी में आने वाला है. और मैं ऑनेस्टली आपको प्रॉमिस कर सकता हूं मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. बस मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे क्या चाहिए मेरे भाई? मुझे आपसे डेली अटेंडेंस चाहिए. आप लोग डेली इस टाइम पे आओ, 1 घंटा मुझे दे दो, डेली 1 घंटा मुझे दे दो. बाकी टाइम जो पढ़ना है वो पढ़ो. पावर सिस्टम मेरे साथ लाइव कवर करो, पावर सिस्टम मेरे साथ लाइव कवर करो. एक एक कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा. 100% मार्क्स गारंटीड, 100% मार्क्स गारंटी कर रहा हूं. पावर सिस्टम के अंदर एक भी सवाल नहीं बचेगा, लेकिन मेरे साथ लाइव अटेंड करना पड़ेगा. आज जो मोटिवेशन आप लोगों ने दिया, इतने सारे बच्चों ने लाइव आके लाइक करके, यार ये मोटिवेशन गिरने मत देना. बस अगर ये मोटिवेशन गिर गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता आप लोगों को देने के लिए. मैंने आपको कई बार समझाया, मेरा मोटिवेशन सिर्फ आप लोग हो, मेरा मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो. तो ये चीज आपको मेक श्योर करना है कि मेरे भाई मेरा मोटिवेशन बना रहे. और अगर मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, आपकी रैंक बनी रहेगी. ये चीज का मेरा प्रॉमिस है. जैसे कहते हैं ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मेरे भाई मुझे अटेंडेंस दो मैं तुम्हें रैंक दूंगा. ये मेरा प्रॉमिस है. तुम मुझे अटेंडेंस दो, बस तुम लोग आओ डेली, और गेट में रैंक मैं बोल रहा हूं हम लोग अपना 100% दे देंगे. मैं 100% से ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यही जोश डेली चाहिए, मुझे यही जोश डेली चाहिए, अपने हर सेशन में चाहिए. अगर ये मिल गया तो आप ये देखो क्या मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा मेरे भाई. एक एक कंसेप्ट इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना कि मैं बता रहा हूं, आप पावर सिस्टम में बच्चे तो छोड़ो, टीचर्स से कंपीट कर जाओगे. इस लेवल पे मैं पावर सिस्टम आपको देने वाला हूं, ठीक है. और ये भी गारंटी कर रहा हूं गेट से पहले खत्म कर दूंगा. देखो मैं ये नहीं कहता नवंबर में खत्म होगा, नहीं होगा. साफ सीधी बात है, ऑनेस्ट बात है, नवंबर में नहीं खत्म कर पाऊंगा, चाहे मैं आपको ये झूठा वादा नहीं दूंगा. गेट से पहले खत्म करूंगा, दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा पावर सिस्टम. 100% मार्क्स आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है. 100% मार्क्स आएंगे. और जिनको डे वन से खत्म होने की टेंशन है, वो लोग इस सीरीज को छोड़ के जा सकते हैं. क्योंकि मेरे भाई इस तरीके से मैं नहीं पढ़ाता कि डे 1 पे आपको पहले मैं ये बताऊं एंड डेट क्या है. क्योंकि आपको अगर एंड डेट का इंतजार है तो मेरे भाई लास्ट टॉपिक पहले कर लेते हैं, निकल जाइए, बहुत बढ़िया है. लास्ट टॉपिक सबसे पहले लगा देते हैं, लास्ट टॉपिक सबसे पहले लगा देते हैं, आप लोग एकदम निकल जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा. 1-1 घंटे के सेशन होंगे, बहुत पावर पैक्ड सेशन होंगे, बहुत ग्राफिकल सेशन होंगे, और आपका सब्जेक्ट बहुत बेहतर वे में तैयार होगा. और मैंने पहले भी बताया था, मैं 2 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 1.5 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा. क्योंकि मेरे भाई मुझे उन लोगों का भी ख्याल करना है जो 2022 में दे रहे हैं, जो 2021 में दे रहे हैं. सब स्टूडेंट्स का ख्याल करना है. आज मैं आपको 2-2, 4-4 घंटा पढ़ा करके ये जो लेक्चर्स का प्लान है, लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, इसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा. मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि मेरा एम आप लोगों की रैंक के साथ साथ ये भी है कि पावर सिस्टम का एक बेहतरीन कोर्स तैयार करना है यूट्यूब पे.
YouTube पे एक पावर सिस्टम का बेहतरीन कोर्स तैयार करना है, जैसे मैंने मशीन्स का किया था सेम वे में। अगर आप देखो मशीन के अंदर भी एक एक घंटे के सारे वीडियोस थे, लेकिन मशीन का कोर्स गजब था, मशीन का कोर्स गजब का था। और इसी तरीके से पावर सिस्टम भी होने वाला है, पावर सिस्टम भी सेम वे में जाने वाला है। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, आज 8 बजे आप लोगों के लिए बहुत तगड़ी अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूं। आप लोगों को मजा आ जाएगा, ऐसी अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूं। कितने बजे? आज रात को 8 बजे। आज रात को 8 बजे आपको मजा आने वाला है, ऐसी अनाउंसमेंट मैं लेकर के आ रहा हूं। एंजॉय करोगे, लिटरली आप लोग एंजॉय करोगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई, आप लोगों को पावर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देना है। पावर सिस्टम का बस इंट्रोडक्शन दूंगा आज, और कल से पहली यूनिट स्टार्ट करा दूंगा। कल से पहली यूनिट स्टार्ट होगी, और पहली यूनिट जनरेशन नहीं कराऊंगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा। पहली यूनिट कौन सी कराऊंगा? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा। और डिक्टेशन का टेंशन मतलब नोट्स तो मैं ही देता ही हूं। अरे भाई नोट्स तो सारे देता हूं, तो ये तो डिक्टेशन से भी इवन बेटर है। तुम्हें बस सुनना है, तुम्हें बस समझना है, नोट्स देने के लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। तो क्यों टेंशन लेते हो? मशीन के अंदर अगर डिक्टेशन वाला पार्ट था, पावर सिस्टम में डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू द एंटायर नोट्स, आई विल गिव यू द एंटायर नोट्स, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलो अब स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जैसा कि हमेशा करते हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हु आर watching me for the first time. My friends, my name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal by the President himself in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. And till date, I have taught more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And presently, I am working as a director at an academy for GATE department. Now, my dear friend, द रीजन वाई आई एम हेयर, मैं क्यों आप लोगों के सामने हूं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं मेरी YouTube फैमिली की 1 से लेके 100 तक सारी रैंक आनी चाहिए, सारी रैंक आनी चाहिए 1 से लेके 100 तक सिर्फ YouTube चैनल से। और उसके लिए मैंने आपको मशीन दिया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दिया, डिजिटल दे चुका हूं, ठीक है। मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कंट्रोल दे चुका हूं। इसके अलावा शंकर सर नेटवर्क दे चुके हैं, एनालॉग आने वाला है। तो मेरे भाई इतनी सारी चीजें आपको दे चुका हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोग मुझे अंडर 100 रैंक निकाल के दोगे। अंडर 100 रैंक निकाल के दोगे तो तैयार हो जाओ। अगर अंडर 100 रैंक निकालना चाहते हो तो आज से मेरे साथ जुड़ जाओ। गारंटी दे रहा हूं, पावर सिस्टम में कहीं नहीं फंसोगे, पावर सिस्टम में कभी नहीं फंसोगे, इस चीज की गारंटी है। और जो आप लोगों का डिमांड आ रहा है सर एक दिन में 2 लेक्चर, लेटर ऑन कर दूंगा नवंबर में। अभी अक्टूबर में मेरा पैक्ड है, अक्टूबर में मैं एक दिन में 1 ही लेक्चर लूंगा। मे बी नवंबर में मैं 2 लेक्चर्स लेके आपका सिलेबस थोड़ा सा फास्ट ट्रैक कर लूं, लेकिन अभी नहीं। अभी अक्टूबर में डेली 7 PM to 8 PM 8:15 इतने तक जाएगा अपना लेक्चर डेली, ठीक है। चलो अब इसके अलावा मेरे भाई देखो, रैंक लानी है तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, एक ऐप डाउनलोड करके रख लो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके रख लो। क्यों मेरे भाई? क्योंकि वहां पे है फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट सीरीज। हाँ भाई टेस्ट सीरीज भी फ्री चल रही है। अभी संडे मैंने नेटवर्क का टेस्ट लिया है, इस संडे विशाल सोनी सर डिजिटल का लेने वाले हैं, ठीक है। इस संडे विशाल सोनी सर डिजिटल का लेने वाले हैं। तो मेरे भाई ये ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है, ये ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है, ये ऐप कंपलसरी है। ऐप डाउनलोड कर लो। तो मेरे भाई इतना जरूर मेहरबानी करना कि इस लिंक पे चले जाना। लिंक दिख रहा है ना सबको? tinyurl.com/ankitesc, tinyurl.com/ankitesc। और इस लिंक पे जाके इसमें जाना अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। मैं जो है ना डेली 2 स्पेशल क्लास लेता हूं। एक लूंगा आपके लिए कल से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, शाम दोपहर 12:30 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली 12:30 बजे। और रात 8:30 बजे बीजेटी का एम्पलीफायर कवर करा रहा हूं। तो बिल्कुल आ जाना बीजेटी की क्लास में, बिना सोचे समझे। सारे लिंक यहां मिलेंगे अपकमिंग स्पेशल क्लासेस में। इसके अलावा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लास मिल जाएंगी, पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन, सिग्नल, एनालॉग, ये सब मिल जाएगा। ये सब कुछ सब मिल जाएगा। बस ये URL रट डालो जल्दी से। सारे लोग ये URL चैट सेक्शन में डालो।
मैं देखना चाहता हूं आप लोग यूआरएल देखते भी हो या नहीं देखते हो। ये जल्दी से चैट सेक्शन में डाल दो tinyurl.com/अंकित ESE, ठीक है। चलो अब इसके अलावा मेरे भाई अगर आप मेरे पास प्लस पे आते हो, प्लस पे आने पे क्या बेनिफिट है, देखो YouTube पे मैं 1 घंटा डेली पढ़ा पाता हूं, प्लस पे पढ़ाता हूं 3 घंटा। तो एक सब्जेक्ट जो यहां 3 महीने 4 महीने लेता है वो प्लस पे लेता है 1 महीना। इसके अलावा प्लस पे दूंगा डेली प्रैक्टिस पेपर जिसमें क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। इसके अलावा प्लस पे होती है हर संडे को क्विज जिससे आपका टेस्ट चेक हो जाता है कि भाई कितना आपकी तैयारी है। प्लस पे मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मोबाइल में कैरी कर सकते हो, जहां जाओ वहां लगा सकते हो। इसके अलावा प्लस पे मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, और मेरे भाई सबसे गजब की बात, प्लस पे मैं 5 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूं डाउट बैच। प्लस पे 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है डाउट बैच। क्या स्टार्ट हो रहा है? डाउट बैच। इसमें क्या होगा, हर हफ्ते 3 घंटे आपके डाउट आंसर किए जाएंगे। एक एक घंटा 3 दिन आपके डाउट आंसर किए जाएंगे प्लस पे। और अगर आइकॉनिक पे आते हो तो और मजे की बात है, आइकॉनिक में मिल जाएगा एक पर्सनल कोच। ये आपके टेस्ट सीरीज को भी देखेगा, आपने कितने नंबर लाया, कहां से लाया, कहां लूज हुए। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेगा, कहां नंबर ला रहे हो और कहां छोड़ रहे हो। और ये आपका पूरा प्लान बनवाएगा, टाइम टेबल बनवाएगा, सब चीजें करवाएगा ये पर्सनल कोच। और ये पर्सनल कोच वो होगा मेरे भाई जो गेट और ईएसई दोनों निकाला है। जो बंदा गेट और ईएसई दोनों फोड़ा है ना, वो आपको ये बताएगा कैसे फोड़ा जाएगा गेट और ईएसई में। और जब ऐसा बंदा दिन रात आपके साथ काम करेगा ना, तो आपका मोटिवेशन कभी डाउन नहीं हो सकता, आपका एनर्जी कभी डाउन नहीं हो सकता, आप रैंक लाके रहोगे। इसके अलावा मेंस का क्यूए प्रैक्टिस मिलता है आइकॉनिक में, और मिलता है एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, और मिलता है स्टडी प्लानर, और मिलती है एक्सपर्ट गाइडलाइंस। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आइकॉनिक में। दूसरी बात सबसे बड़ी बात, ये सब अनअकैडमी के पेड कोर्सेज हैं, इनकी फीस क्या है इसके लिए लास्ट तक वेट करो, मैं लास्ट में फीस वगैरह सब बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में फीस वगैरह सब बताऊंगा। दूसरी बात, YouTube पे डाउट बैच नहीं लगा सकते इतने स्टूडेंट्स में, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, YouTube पे नहीं आ सकता डाउट बैच। और जो आप रोज 2 क्लासेस की बात कर रहे हो, तो मैंने बोल दिया रोज 2 क्लासेस का मैं प्लान करूंगा, लेकिन नवंबर में, अक्टूबर में 1 क्लास पर डे। चलो अब स्टार्ट किया जाए मेरे भाई, सेशन को। सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेबस की, आपका पावर सिस्टम का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो देखो, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, प्लस के प्राइजेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, आजकल में ले लो, ऐसा ना हो कि इस हफ्ते में प्राइस हाइक हो जाए और फिर बाद में आपको सेम सब्सक्रिप्शन का ज्यादा पैसा देना पड़े। तो मेरे भाई अगर सोच रहे हो 1 महीने 2 महीने बाद लेने का, तो अभी से ले लो। अरे क्रैश कोर्स करेंगे ना सैटरडे संडे, भैया कैसे गायब हो आप लोगों को ये मालूम कैसे नहीं है? क्रैश कोर्स सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। विशाल सोनी सर, मैं, कामेश सर, शंकर सर, डेली मतलब सैटरडे संडे 4 क्लास, संडे लगेंगी, ठीक है। सब सब्जेक्टों का कराएंगे क्रैश कोर्स। गेट से पहले पूरा रिवीजन वाइंड अप करेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, फ्री सिलेबस करा रहे हैं। अब मेरे भाई क्या कहते हैं, ये बात याद रखना कि इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब दे रहा हूं। चलो सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहली आपकी यूनिट है मेरे भाई ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी यूनिट है? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेरे लेक्चर का फ्लो क्या रहने वाला है, सबसे पहले कराऊंगा ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, फिर कराऊंगा ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, फिर कराऊंगा सर्जेस के अंदर आता है कि जब एकदम से हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाए तब क्या होगा, फिर करेंगे वोल्टेज कंट्रोल, फिर करेंगे अंडरग्राउंड केबल, फिर ओवरहेड इंसुलेटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फिर लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब इसके बाद ये जो 3 टॉपिक नीचे के बचे, ये तीनों हैं ईएसई के अंदर, ये गेट में नहीं है, ये तीनों गेट में नहीं है, ये हैं तुम्हारे तीनों के तीनों ईएसई के अंदर। बात क्लियर है? अगली यूनिट हम लोग करेंगे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, जो इस साल गेट में वापस से ऐड हो गया है। ये 2016 में हटा दी गई थी,
ये 2016 के अंदर हटा दी गई थी और 2021 के लिए वापस ले आए हैं। तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच दिसंबर से पहले कंप्लीट कर दूंगा, पावर सिस्टम प्रॉमिस्ड। फिर है फॉल्ट एनालिसिस। फॉल्ट एनालिसिस एक ऐसी यूनिट है जिसमें पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मैं फॉल्ट को कैसे टैकल करने वाला हूं, सबसे पहले सिखाऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। फिर जाऊंगा सिमेट्रिकल कंपोनेंट पे, फिर सीक्वेंस नेटवर्क, फिर करेंगे फॉल्ट एनालिसिस, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के फॉल्ट एनालिसिस हम लोग कवर करेंगे। फिर है पावर सिस्टम स्टेबिलिटी की बात। इसके बाद स्टेबिलिटी में हम करेंगे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में कराऊंगा इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इसके बाद आएंगे प्रोटेक्शन पे। प्रोटेक्शन में कराऊंगा स्विचेस यानी सर्किट ब्रेकर और रिलेज। ये पूरा ग्राफिकल तरीके से एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, सर्किट ब्रेकर और रिलेज, ठीक है। और बचा क्या, लोड फ्लो। इसमें पावर सिस्टम मैट्रिसेस, लोड फ्लो सॉल्यूशन, गॉस सीडल और न्यूटन राफसन। इसके बाद एक यूनिट बच जाती है जो कि है जनरेशन एकदम एंड में कराऊंगा। मैं चाहता तो सिलेबस जनरेशन से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन जनरेशन गेट के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है और मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। दैट इज व्हाई आई एम नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेशन, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात क्लियर है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे। अब बात आती है पावर सिस्टम में स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। सबसे पहले मेरे भाई ज्यादा फोकस रखना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। यानी पावर सिस्टम के अंदर अगर आप ऐसे गहराई में घुसोगे जैसे मशीन के अंदर गए थे, ठीक है, जैसे गहराई में घुसोगे कि भाई ये चीज क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, सब बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान ज्यादा किस पे लगाना है कि भैया क्वेश्चन कैसे क्रैक होता है, इस बात पे ध्यान लगाना, क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ना कि इस बात पे ध्यान लगाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब होगा, ऐसा कब नहीं होगा। ये सब नहीं करना है मेरे भाई। देखो, जो बच्चा रैंक लाता है ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बहुत अच्छी है। एक चीज ध्यान रखना, यहां जितना पावर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, इसका आधा भी नहीं आता था जब रैंक 1 आई थी मेरे भाई, इसका आधा भी नहीं आता था। आपको हर चीज का रीजन देके दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब खुद पढ़ेंगे, आप जब नोट्स रिवाइज करेंगे, तो आप सिर्फ उन चीजों पे वर्क करेंगे जिस पे क्वेश्चन बनता है। आप सिर्फ उन चीजों पे वर्क करेंगे जो एग्जाम के अंदर याद रख के जानी है। आप कभी भी इस चीज पे काम नहीं करेंगे कि क्या क्या सर ने बताया था, सारा का सारा पूरा रिवाइज कर लूं। नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मुझे बस अपने दिन का 1 घंटा दे दो और मैं तुम्हारा पावर सिस्टम करा दूंगा। दिसंबर से पहले गारंटीड पूरा करा के दूंगा, भले ही एक दिन में 2 लेक्चर लेने पड़े मेरे भाई। अभी अक्टूबर में तो नहीं ले रहा, आगे का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। हो सकता है नवंबर से मैं 2-2 वीडियो डाल करके आप लोगों का पावर सिस्टम जल्दी खींच दूं। बस मेरे साथ बने रहना, जो जोश आज दिखाया है ये जोश दिखाते रहना। अब देखो, पावर सिस्टम और मशीन में डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते फर्क, वो सोचते हैं भाई दोनों में एक ही तरह से जाएंगे, दोनों में एक ही तरीके से जाएंगे। तो ऐसा मत करना। मशीन के अंदर जितना डीप जाओगे उतना सीखते चले जाओगे, लेकिन पावर सिस्टम के अंदर अगर क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं रखा, तो मेरे भाई पावर सिस्टम नहीं तैयार हो पाएगा। पावर सिस्टम और मशीन में मेजर फर्क क्या है? पावर सिस्टम और मशीन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि मशीन के अंदर सारे कंसेप्ट डिटेल में होते हैं। यानी क्या होता है, मशीन के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर है बस 4, यूनिट है बस 4, लेकिन एक एक यूनिट पूरी डिटेल्ड है। एक एक यूनिट क्या है, एकदम डिटेल्ड है। वहीं पावर सिस्टम में क्या है, पावर सिस्टम में यूनिट्स हैं ज्यादा, और मेरे भाई पावर सिस्टम के अंदर डिटेलिंग है कम। यानी पावर सिस्टम की विड्थ ज्यादा और डेप्थ कम है, और मशीन की विड्थ कम है लेकिन डेप्थ बहुत ही ज्यादा है। तो दोनों में इसीलिए फर्क आ जाता है, और जब तक ये फर्क नहीं समझ लोगे,
जब तक ये फर्क नहीं समझ लोगे मेरे भाई, तब तक आप क्रैक नहीं कर सकते पावर सिस्टम। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान लगाया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अब मैं क्या करूंगा कि मैं आपके चैप्टर को ना कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, मैं आपके चैप्टर्स को ना कंसेप्ट में डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मैं हर चैप्टर के अंदर बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, इस पे सवाल आएगा, कैसा सवाल आएगा ये भी बताऊंगा। बस उस तरह का क्वेश्चन तैयार कर लेना। कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में लगवाऊंगा, इसके अलावा घर जाकर के प्रीवियस ईयर लगा लेना। अब आपके लिए सोर्सेज क्या रहने वाले हैं, देखो आपके लिए सोर्सेज क्या रहने वाले हैं। थ्योरी आप करोगे मेरे नोट्स से, थ्योरी कहां से कवर करोगे, नोट्स से। और क्वेश्चन आप कहां से कवर करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लेना, बहुत है, ठीक है। बाकी बस क्लासेस करते रहना और ये देखना पावर सिस्टम में मजा आ जाएगा, पावर सिस्टम में मचा के रख दोगे, इस चीज की गारंटी है, ठीक है। चलो तो शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है मेरे भाई, ये पावर सिस्टम क्या होता है। सही बात है, पावर सिस्टम चीज क्या है, सबसे पहले इस पे बात कर लेता हूं। तो पावर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों पे वर्क करता है। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे तीनों पे वर्क करता है, वो है आपका पावर सिस्टम, वो है आपका पावर सिस्टम। यानी यहां पे देखो पावर सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट करेगा, ठीक है, फिर वो पावर को ट्रांसमिशन लाइन कैरी करेगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर लोड उसे कंज्यूम करेगा। यानी पावर बनने से लेके पावर कंज्यूम होने तक ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है आपके चारों तरफ, दैट इज पावर सिस्टम। यानी मशीन जो है ना पावर सिस्टम का सबसेट है। कैसे, देखो जनरेटर जो होता है वो पावर जनरेट कर रहा है। आप जनरेटर कहां पढ़ के आए हो मेरे से, मशीन्स में, सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस जनरेटर। फिर ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को अप डाउन करता है, ये भी आपने कहां पे पढ़ा है, मशीन के अंदर। अब इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन, ये चीज हमने मशीन में नहीं की है, तो पावर सिस्टम का ये हिस्सा हम कवर करेंगे पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम का जो ट्रांसमिशन लाइन वाला पार्ट है वो पावर सिस्टम में ही आएगा, दैट इज नॉट अ मशीन। अब इसके अलावा लोड में क्या होगा, ज्यादातर या तो पैसिव लोड होंगे, या तो इंडक्शन मोटर होगी, या तो सिंक्रोनस मोटर होगी। अब ये जो लोड्स हैं, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ये आप पढ़ के आ रहे हो ऑलरेडी मशीन्स के अंदर, तो ये भी हमने मशीन में कवर कर लिया। यानी मशीन के अंदर हमने सारा पार्ट कवर कर लिया पावर सिस्टम का, सारे एलिमेंट कवर कर लिए, सिवाय किसके, सिवाय ट्रांसमिशन लाइन के। इसीलिए क्या होता है, पावर सिस्टम के अंदर जो शुरुआत करूंगा वो ट्रांसमिशन लाइन से करूंगा, ताकि सारे एलिमेंट पहले कवर्ड रहें और फिर पूरे पावर सिस्टम पे बात करें कि भाई फॉल्ट आ गया तब क्या होगा, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया तब क्या होगा, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, पूरे सिस्टम का एनालिसिस कैसे करेंगे। ये सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब एक बार पूरा सिस्टम बन जाए, एक बार पूरा सिस्टम बन जाए, तब ये सारी बातें करना अच्छा लगता है। तो सिस्टम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सिंक्रोनस जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें से 3 चीजें कवर कर चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन मैं इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करूंगा। तो समझ आया पावर सिस्टम क्या चीज है। पावर सिस्टम के बिना कोई भी देश सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन पूरा का पूरा पावर सिस्टम है। यानी पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, कहां आके रुकता है, कहां आके यूज होता है, सिर्फ पावर सिस्टम में। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक जगह आके टिकता है, दैट इज पावर सिस्टम। अब तक आपने जो भी पढ़ा हर चीज का एप्लीकेशन है पावर सिस्टम। मशीन पढ़ लो, यूज होगा पावर सिस्टम में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, यूज होगा पावर सिस्टम में। नेटवर्क पढ़ लो, यूज होगा पावर सिस्टम में। यानी पावर सिस्टम इज अ फील्ड वेयर ऑल कंपोनेंट्स और ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंबाइन। आप कहोगे सर ऐसा नहीं है, कंट्रोल कहां यूज होता है सर, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। होता है मेरे भाई, बिल्कुल होता है। ये जो मैंने टॉपिक लिखवाया ना, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, इसमें कंट्रोल सिस्टम ही लगता है। यहां पी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर, सारी चीजें यूज हो जाती हैं मेरे भाई।
तो इसीलिए ऐसा मत सोचो कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो कि जो पावर सिस्टम में ना आता हो, सब चीजें आती हैं। तो पावर सिस्टम ना सबका एक सुपर सेट है, इसके बच्चे हैं ये सारे। मशीन इसका बच्चा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क, सब चीजें यहां लगेंगी, सब चीजें लगेंगी। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस देश के पावर सिस्टम के बारे में। इंडिया के पावर सिस्टम से आप लोगों को वाकिफ करा देता हूं, ताकि उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूं पावर सिस्टम के वर्किंग पे और पावर सिस्टम के कंसेप्ट्स पे। कंसेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और एकदम ग्राफिकल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाए। अच्छा मुझे बताओ, ये जो पैटर्न है ये क्या आपको मशीन से ज्यादा पसंद आ रहा है या नहीं? आपको मशीन से ज्यादा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा इस पैटर्न के अंदर? ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। 1890 में इंडिया के अंदर सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया था कब? 1890 में, 1890 में। ठीक है मेरे भाई, मुझे ये बताना छोड़ दो कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, आज के सेशन पे ध्यान दे दो, वरना आगे की प्लानिंग में कभी भी प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? आप लोग की आदत क्या है, पावर सिस्टम आ गया तो मशीन मांगोगे, मशीन आ गया तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया तो पावर सिस्टम। ठीक है, तो ये तो आपका चलता रहेगा, ये आपका चलता रहेगा मेरे भाई। जो आपके हाथ में आप कभी वो नहीं देखोगे, आप बिल्कुल ये देखोगे अगला क्या चाहिए। तो मेरे भाई अगला मत देखो, पहले इसको पकड़ लो, इसको पकड़ा नहीं तो बाद में पछताओगे। अपना आज बेहतर करो मेरे भाई। जिंदगी में आप लोग इतना ज्यादा आगे भागने के चक्कर में हो ना, पता नहीं कौन सी रेस में बैठ गए हो कि हमेशा ये टेंशन रहती है कल क्या होगा, आज का कोई सोचता ही नहीं। अरे भाई आज का लेक्चर तो एंजॉय कर लो, आज का तो एंजॉय कर लो, कल का कल देखेंगे। ठीक है, अब अगला देखो। 1975 में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, 1975 में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर हुई पावर इंडस्ट्री में। अरे सर फिर उससे पहले क्या होता था? 1975 से मेरे भाई पहले क्या होता था, सारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी पावर जनरेशन, यानी पावर जनरेट भी स्टेट गवर्नमेंट करती थी, पावर डिस्ट्रीब्यूट भी स्टेट गवर्नमेंट करती थी। इसको कभी सेंट्रलाइज नहीं किया गया था। अब आप ये सोचो ये काम कितना लेट हुआ है। पावर प्लांट लगने के 85 इयर्स बाद, पावर प्लांट लगने के 85 इयर्स बाद आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर सेक्टर में एंटर हुई, और आज बातें उससे निकलने की हो रही हैं। आप देख रहे हो, एंटर होने में 85 इयर्स लग गए और निकलने का सोचने में 40 साल ही लगे आधे टाइम में। ठीक है, चलो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर हो गई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किसके थ्रू एंटर हुई? पीएसयू, जो आप सबका मेजर इंटरेस्ट है ना, पीएसयू, जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इन सब के थ्रू। तो एनटीपीसी आया, एनटीपीसी। फिर इसके कुछ साल बाद, 14 साल बाद आया आपका, 14 साल बाद आया आपका पावर ग्रिड, 14 साल बाद आया आपका पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड का काम क्या था? पावर ट्रांसमिशन के बारे में सोचना, पावर ट्रांसमिशन के बारे में उन्हें सोचना था कि कैसे पावर को सप्लाई से लेके लोड तक पहुंचाएंगे। ये काम किसने किया? पावर ग्रिड ने। ठीक है भाई, 1990 में आपका एचवीडीसी का बाइपोलर लिंक डाला गया। बाइपोलर लिंक, ये बाइपोलर लिंक क्या होता है? इसमें दो वायर होती हैं, एक जो आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी की होती है और एक जो आपकी नेगेटिव पोलैरिटी की होती है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा जब मैं एचवीडीसी डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बाइपोलर पे मत जाओ, अभी के लिए बाइपोलर के अंदर मत जाओ, अभी के लिए वर्क करो एचवीडीसी पे कि भैया एचवीडीसी आया 1990 में, और 1998 में 1998 के अंदर 765 केवी वाला लिंक डाला गया। तो इंडिया का पावर सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज ना आप देखोगे, आप 765 केवी देखोगे पावर सिस्टम के अंदर, तो मैंने पहले ही बता दिया 765 केवी कब आया? ये आया 1998 के अंदर। ठीक है, और 1990 में आया एचवीडीसी बाइपोलर लिंक, 1989 में पावर ग्रिड आई, 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एंटर किया, और 1890 के अंदर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया। अब इसके बाद देखो इंडिया के अंदर कौन कौन सी ग्रिड है। इंडिया के अंदर एक्चुअल में 5 पावर ग्रिड थी, 5 पावर ग्रिड थी। पहली पावर ग्रिड नॉर्दर्न, दूसरी ईस्टर्न, तीसरी नॉर्थ ईस्टर्न, चौथी वेस्टर्न
और पांचवी सदर्न। अब क्या था शुरुआत में, ये पांचों ग्रिड ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलती थी, यानी इनके बीच का इंटरकनेक्शन नहीं था। समझ रहे हो ना? कभी भी पावर ट्रांसफर के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, कभी मैं आपको एक अलग से क्लास लेके बता दूंगा कि सेम फ्रीक्वेंसी क्यों रिक्वायर्ड होती है। बट अभी के लिए इतनी बात करते हैं कि सभी के सिस्टम्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तभी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पावर जा सकती है। राहुल मेरे भाई, पावर ग्रिड का मतलब है, ग्रिड क्या होती है? एक मैट्रिक्स होती है ना। पावर ग्रिड यानी ग्रिड एक मैट्रिक्स जिसमें हजारों लाखों जनरेटर लगे हैं, हजारों लाखों लोड लगे हैं, वो क्या है? एक पावर ग्रिड है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तो क्या होता है, कभी भी पावर ट्रांसफर करनी है तो सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए। बात यह आती है पावर ट्रांसफर करनी क्यों है। अब देखो मेरे भाई, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे बेंगलोर है जहां मैं रह रहा हूं, हैदराबाद है, ये सब है जहां बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो यहां पावर का ना कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। और जब पावर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है मेरे भाई, तो क्या हो रहा है कि इतनी पावर जनरेट नहीं हो रही, यानी बेंगलोर में पावर का उत्पादन उतना नहीं है जितना पावर की खपत है। द जनरेशन ऑफ पावर इज लेस एज कंपेयर टू द डिमांड। ठीक है, वो ओवरऑल कंट्री के अंदर भी है। मैं आज ही बैठ के स्टैट्स पढ़ रहा था, अराउंड 7.5 से 10% की डेफिशिएंसी अभी भी है। यानी कि अगर 1000 मेगावाट पावर की डिमांड है तो अभी भी हम लोग ऑलमोस्ट 900 मेगावाट ही जनरेट करेंगे। 10% का गैप रहेगा डिमांड और सप्लाई में, और इसीलिए पावर कट आता है। भाई पावर आउटेज क्यों आता है? क्योंकि ज्यादा डिमांड है और कम सप्लाई है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन अब कुछ हिस्से ऐसे होते हैं भाई, इंडस्ट्री नहीं चलाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर बैंगलोर में आईटी सेक्टर नहीं चलेगा तो एक कंट्री बैठ जाएगा। तो यहां पावर चाहिए, लेकिन वो पावर बैंगलोर खुद जनरेट नहीं कर सकता, तो इसको पावर कहीं ना कहीं से ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब मेरे भाई ये ड्रॉ कहां से करे? अब जैसे आसाम जैसा एरिया जो ईस्टर्न वाला एरिया है या नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है मेरे भाई, अब ये लोग तो पावर कंज्यूम नहीं करते, लेकिन ये जनरेट जरूर करते हैं। क्यों कंज्यूम नहीं करते? क्योंकि यहां खपत कम है, क्योंकि ये यहां पे कंजम्पशन कम है। कंजम्पशन क्यों कम है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है। इस वजह से यहां पावर एक्सेस है और आईटी सेक्टर्स में या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में पावर डेफिशिएंसी है। तो भैया पावर का नेटवर्क बनाना तो जरूरी है, और इसीलिए इसे बोलते हैं पावर सिस्टम नेटवर्क। ठीक है, तो पावर सिस्टम नेटवर्क क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें जनरेटर भी है, लाइंस भी हैं, लोड भी हैं, ये पूरा एक नेटवर्क, एक सर्किट बन गया है। अब इसके अंदर हमारे पास 5 अलग अलग सिस्टम थे, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। अब इन्हें जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक पावर ट्रांसफर एक दूसरे के बीच नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ, दो दो करके जोड़ना शुरू किया। जैसे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न को जोड़ा, फिर ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न को जोड़ा, ऐसे करके ना दो दो के ग्रुप में जोड़ के सबसे पहले ये चारों जोड़ दिए। सबसे पहले आपके ये चारों जोड़ दिए। अब ये चारों जब आपके जुड़ गए तो बचा कौन सा? सदर्न। अब भाई सदर्न की फ्रीक्वेंसी अलग थी बाकी चारों से। इसकी फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज के आसपास थी और बाकी की 50 हर्ट्ज के आसपास थी। तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा था, तो इनको आपस में जोड़ा गया HVDC लिंक से। तो HVDC लिंक क्या था? एक डीसी लिंक था जहां दोनों एंड्स पे कितनी फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती, दोनों छोर पे कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है ये मैटर नहीं करती, इसीलिए इनको किससे जोड़ा? HVDC से। लेकिन मेरे भाई मैं चाहता था इनको AC लिंक से जोड़ना। किससे चाहता था? AC लिंक से जोड़ना। अब AC लिंक से जब जोड़ना चाहता था तो मुझे सदर्न रीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के किसी भी तरीके से 50 हर्ट्ज पे लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सदर्न की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, उसको मैं इन 4 सिस्टम्स के आसपास लेके आया, और तब हमने क्या किया, इन 5 को एक साथ जोड़ दिया, और तब बात बनी वन नेशन वन ग्रिड। जो हमारे देश का सपना था कि एक देश के अंदर
एक देश के अंदर एक ही ग्रिड होनी चाहिए, वो सपना पूरा हुआ कब? 31 दिसंबर 2013 को। 31 दिसंबर 2013 को। 2006 में ये चारों साथ काम करने लगे थे। 2006 के अंदर ये चारों साथ काम करने लगे थे, लेकिन 2013 में जाकर के पांचों ने साथ काम किया, यानी हमें 7 साल लग गए मेरे भाई पांचों को एक साथ वर्क कराने पे। लेकिन आज की डेट में ये पांचों एक साथ काम करते हैं। हमारे देश की फ्रीक्वेंसी भी एक है, हमारे देश की ग्रिड भी एक है, और हमारा देश भी एक है। तो ये यूनिटी दिखाता है मेरे भाई। हमारे देश के अंदर पावर की टर्म्स में कोई डिवीजन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि ये नॉर्थ ये साउथ, कुछ भी नहीं है। तो हमने पावर सिस्टम को एक सिंगल एंटिटी बनाया 2013 के अंदर जाके। ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं जब आप किसी से पावर सिस्टम के बारे में इंटरेक्शन करते हो या कहीं इंटरव्यू देने बैठते हो, कि आप अपने देश की हिस्ट्री जानते हो। आप अपने देश की हिस्ट्री जानते हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होके अपने देश के पावर सिस्टम को नहीं जाना तो फिर क्या जाना? ठीक है, तो फिर क्या जाना? ठीक है भाई, चलो अब देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी कितनी है। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अलग अलग सेक्टर में। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर में कितनी है मेरे भाई? 94,000 मेगावाट, यानी 94 गीगावाट। स्टेट सेक्टर में है 103 गीगावाट, और प्राइवेट सेक्टर में है 175 गीगावाट। तो प्राइवेट सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है? कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है जनरेशन में? 47%। तो मेरे भाई कभी आपसे कोई ये बात पूछ ले कि सबसे ज्यादा पावर कौन सा सेक्टर जनरेट करता है, आप बोलोगे सबसे ज्यादा कौन जनरेट करता है? सबसे ज्यादा जनरेट करता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो टोटल जनरेशन या टोटल कैपेसिटी कितनी है? 372 गीगावाट। 372 गीगावाट, ये बात क्लियर हुई? और ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, यहां 47% आपका आ रहा है प्राइवेट सेक्टर से। 47% आ रहा है प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है भाई, अब इसके बाद जनरेशन की बात करें, हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं। ठीक है, अब देखो थर्मल पावर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पावर, 62.1%। 62.1% जनरेट करते हैं थर्मल पावर से। थर्मल पावर के अंदर फायदा ये होता है, ये हर सीजन के अंदर पावर दे सकती है। अब आप पूछ रहे हो प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल, तो अदानी पावर। ठीक है, अनमोल पूछ रहे हैं स्टेट सेक्टर का। मेरे भाई जो स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जैसे ओडिशा पावर जनरेशन, बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये सारी हैं आपकी स्टेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे टाटा, अदानी, अंबानी, ये सब आ जाते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है। बहुत छोटा क्यों है मेरे भाई? क्योंकि ये है आपका सीजनल चीज, सीजनल है, यानी हर मौसम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नहीं मिलती। ये तब मिलती है जबकि आपका रेनी सीजन हो, जबकि आपका रिवर का फ्लो ज्यादा हो, तब आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिल सकती है। बट इट इज नॉट ऑलवेज। न्यूक्लियर पावर, मैं मानता हूं न्यूक्लियर पावर में इंडिया अभी भी एक बिगिनर कंट्री है, एक स्टार्टिंग कंट्री है। इंडिया अभी प्रो नहीं है, इंडिया अभी बहुत बड़ा देश नहीं है न्यूक्लियर पावर में, इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन है सबसे कम। और लास्ट में रिन्यूएबल का अगर देखोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन है 23.8। तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर? पूछा यह जा सकता है कि भैया कितना कंट्रीब्यूशन है, या ये कह दो कि अगर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तब क्या होगा? थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, देन न्यूक्लियर। थर्मल, रिन्यूएबल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, देन न्यूक्लियर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोर्शन देखो, सबसे बड़ा पोर्शन है थर्मल का। सबसे बड़ा पोर्शन किसका है? थर्मल का।
और सबसे छोटा पोर्शन किसका है, न्यूक्लियर का। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हुई। अब आते हैं पावर सिस्टम के स्कीमेटिक पे कि भाई पावर सिस्टम दिखता कैसा है, उसके ब्लॉक डायग्राम के अगर बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले होता है आपका जनरेशन। ये जो है ना, ये दोनों जनरेटर हैं। अब ये जनरेशन कितना होता है, 11 केवी पे होता है, कभी कभी 33 केवी पे होता है। जनरेशन इतनी वोल्टेज पे होता है। रिन्यूएबल माने सोलर, विंड, टाइडल, ये सारी रिन्यूएबल है। ठीक है। अब ये आता है मेरे भाई आपका बीच में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन में लिखवाऊंगा भी कि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्यों आया। तो ये आया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब मेरे भाई इसने क्या किया, इसने वोल्टेज का लेवल बढ़ा के पहुंचा दिया 220 से लेके 765 केवी तक। 220 से लेके 765 केवी तक इसके लेवल को पुश कर दिया और यहां से निकाल दी टाई लाइंस। टाई लाइंस का क्या मतलब है, जैसे देखो अब आपका नॉर्दर्न रीजन है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इनको अगर आपको साथ में कनेक्ट करना है, इनको अगर आपको साथ में कनेक्ट करना है तो कोई वायर, कोई ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट करोगे ना, तो वो ट्रांसमिशन लाइन क्या कहलाएगी, टाई लाइन। आपसे कोई पूछे भैया टाई लाइन क्या होती है, आप बोलोगे टाई लाइन के नाम में ही उसका रहस्य है। जो टाई करे यानी कि जो दो चीजों को बांधे, जो दो चीजों को साथ में कनेक्ट करे, दैट इज अ टाई लाइन। तो टाई लाइन क्या करती है, दो सिस्टम्स को एक साथ कनेक्ट करती है, दो अलग अलग पावर सिस्टम को एक साथ कनेक्ट करती है। अब इसके बाद आता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये वोल्टेज के लेवल को और नीचे लेके आता है 33 से 132। आप कहोगे सर जब स्टेप डाउन करना ही था तो स्टेप अप क्यों किया, तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, डिराइव बाद में कराऊंगा कि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किस लिए आता है। ये आता है टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस। किस लिए आता है, टू मिनिमाइज ट्रांसमिशन लॉसेस। ठीक है, उसके लिए आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आता है। अब आप कहोगे सर स्टेप अप करने से लॉस कैसे कम हुआ, ये बिल्कुल मैं डिराइव कराऊंगा, ये बिल्कुल मेरे भाई मैं डिराइव कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बेसिक बात कर रहे हैं। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को नीचे ले आया 33 केवी या 132 केवी। अब इस पे आपने सप्लाई किए बड़े कंज्यूमर। बड़े कंज्यूमर का मतलब है भैया जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो आपका थ्री फेस लोड लेंगी, जो आपका थ्री फेस लोड लेंगी, जैसे कहीं थ्री फेस इंडक्शन मोटर चल रही है, कहीं थ्री फेस सिंक्रोनस मोटर चल रही है, तो वहां के लिए आपने लगाया ये हाई वोल्टेज लेवल। फिर इसके बाद एक और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आया, एक और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आया, तब ये वोल्टेज पहुंची डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल क्या था, यहां आप मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को सप्लाई करोगे। मीडियम लार्ज कंज्यूमर का मतलब है मीडियम स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे ऑफिसेज होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया। आईटी सेक्टर बहुत हाई पावर कंजम्पशन वाला नहीं है, लेकिन कोई मान लो किसी ने कोई मिल लगा रखी है, किसी ने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, अब वहां बहुत ज्यादा आपको एनर्जी की जरूरत है, तो वहां तो आप हाई वाला लोगे। और ये जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, ऑफिसेज होती हैं, वो हो गए मीडियम लार्ज कंज्यूमर। अब इससे आपने एक और डोमेस्टिक लोड को भी सप्लाई किया, 415 वोल्ट या 240 वोल्ट पे आपने किसको सप्लाई किया, आपने सप्लाई किया डोमेस्टिक लोड्स को, जो हमारे घरों में बिजली आती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहां आपने सबसे कम वोल्टेज लेवल पे सप्लाई किया। अगर सिंगल फेज की बात करें तो 220 से लेके 230 वोल्ट तक की बात होती है। जैसे देखो मेरे सामने अभी यूपीएस रखा है, ये दिखा रहा है 231 वोल्ट की रेटिंग और मिनिमम दिखा रहा है 230, यानी इसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है 230 से लेके 231। मैं आपको बताऊं ये बोर्ड, एसी,
और ये लाइट्स, ये सब चलाने के लिए यहाँ यूपीएस लगा हुआ है, और वो यूपीएस रीडिंग दे रहा है 230 और 231। तो इस वोल्टेज पे आप सप्लाई करते हो घर वाले लोड, डोमेस्टिक वाले लोड, और इंडस्ट्रियल लोड हमेशा केवी में आपको सप्लाई करने होते हैं। ये बात क्लियर हुई स्कीमेटिक। और मेरे भाई डरो मत, लिख के ही पढ़ाऊंगा, लेकिन थ्योरी नहीं लिखूंगा। जितनी भी डेरिवेशंस है वो सब लिख के लॉजिकली डिराइव कराऊंगा। तो ये मिक्स रहेगा टेक्नोलॉजी का और ट्रेडिशनल टीचिंग का। मैं दोनों जगह से आपको बेस्ट निकाल के दूंगा और आपको समझ आएगा कि ये टीचिंग व्हाइट बोर्ड टीचिंग से बेटर क्यों है, बिल्कुल समझ में आएगा। बस थोड़ा मेरे साथ बने रहो, थोड़ा मेरे साथ बने रहो, ठीक है। इतनी जल्दी आप डिमांड 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 रखते चले जाते हो मेरे भाई, कभी मेरी भी मान लिया करो। तुम्हारी अगर पता है मैं मानने पे आ गया ना, अगर मैं हर बात तुम्हारी मान लूं तो ये गारंटी है तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। क्योंकि तुम लोग जो चाहते हो ना, तुम चाहते हो बिना मेहनत के रैंक आ जाए। वो तो वैसे भी एक तरीके से फेल है, वो तो वैसे भी फेल है, बिना किसी मेहनत के रैंक आ नहीं सकती। और तुम मेरे को एक पैराडॉक्स दे देते हो कि सर बिना मेहनत कराए किसी तरीके से रैंक दिलवा दो। तो मैं तो क्या भाई, मैं भगवान थोड़ी हूं। भगवान आपको हो सकता है और चैनल्स पे मिल जाए, लेकिन इस चैनल पे तो नहीं मिलेगा। इस चैनल पे इंसान से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो, जब पावर सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं भाई। पावर सिस्टम डिजाइन करते वक्त क्या ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले भैया की सस्ती बिजली देनी है, सस्ती पावर जनरेट करनी है, सस्ती पावर जनरेट करनी है। तो सस्ती पावर जनरेट आप कैसे करोगे? आप यहां पे मेरे भाई दो टॉपिक पढ़ोगे। पहला टॉपिक आप यहां पे पढ़ोगे इकोनॉमिक जनरेशन, ठीक है, कि किस तरह से पावर जनरेशन की कॉस्ट मिनिमाइज की जाए। और दूसरा आप पढ़ोगे इकोनॉमिक डिस्पैच। क्या पढ़ोगे? इकोनॉमिक डिस्पैच। ये दो चैप्टर ऐसे आएंगे जो कि आपकी पहले ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो सिलेबस है ना, वो इसी तरीके से डिजाइंड है कि आप पावर सिस्टम डिजाइन की बात करो, आप पावर सिस्टम कंस्ट्रक्शन की बात करो, और जो जो आपका टारगेट है आप वो सेटिस्फाई करते जाओ। दूसरा, रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंज्यूमर को मिलना चाहिए। यानी अगर मैं कंज्यूमर हूं तो भैया मुझे 50 हर्ट्ज दे दो, 230 वोल्ट दे दो, मैं खुश हूं, मुझे 230 वोल्ट मिल जाए, 50 हर्ट्ज मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा लैपटॉप चलता रहे, इंटरनेट चलता रहे, टीवी चलता रहे, मेरी क्लासेस चलती रहे, मैं तो खुश हूं ना। एक आम आदमी को और क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए हमारी जनरेशन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, खुश है ना, सब लोग खुश हैं। तो रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी देने के लिए आप दो चैप्टर पढ़ोगे, एक वोल्टेज कंट्रोल, मैंने आपको लिखवाया भी था ना, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सिलेबस में दिखाया था, और एक आप पढ़ोगे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये दो टॉपिक आपके हैं किसके लिए? ताकि कंज्यूमर को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी मिले। अब रिलायबल पावर सप्लाई मिलनी चाहिए भाई कंज्यूमर को। ऐसा ना हो आज पावर है कल पावर नहीं है, तो रिलायबल पावर चाहिए। तो यहां पे आप क्या यूज करते हो? ट्रांसमिशन लाइन एंड यूजी केबल, यानी दोनों का यूज करके ये मेक श्योर करो कि कंज्यूमर तक पावर पहुंचे। सूरज पांडा मेरे भाई, रेटेड वोल्टेज माने 230 वोल्ट। अब इसमें कितना मुश्किल चीज है यार, बिल्कुल ही ऐसा मत कर दो कि मैं भी हैरान हो जाऊं कि तुम इलेक्ट्रिकल को बिलोंग करते हो, ठीक है। रेटेड वोल्टेज क्या है? जैसे आपके बल्ब पे लिख के आया 220 वोल्ट, तो उसकी रेटिंग है 220। आपके चार्जर पे लिख के आए कोई वोल्टेज, तो वो उसकी वोल्टेज हो गई, ठीक है। एसी पे कोई वोल्टेज लिख के आया तो वो उसकी रेटेड वोल्टेज है। अब देखो, इफेक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम शुड बी अवेलेबल। ऐसा इसलिए कभी कोई फॉल्ट आ जाए, कभी सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाए, तो प्रोटेक्शन रहना चाहिए। और आप यहां पे क्या पढ़ते हो? यहां पे आपकी दो यूनिट आ जाती हैं, एक तो फॉल्ट एनालिसिस और एक प्रोटेक्शन। समझ रहे हो? आपकी यूनिट्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हो या नहीं? ये बताओ, यूनिट्स का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है।
अब जनरेटर्स मस्ट नॉट लूज सिंक्रोनिज्म अंडर फॉल्टी कंडीशन। तो यहां हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी कि फॉल्ट आने के बाद भी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि ऊपर नीचे अगर हो गया तो जनरेटर सिंक्रोनिज्म लूज कर जाएगा। फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर, तो यहां आपका आ जाता है HVDC और FACTS। ऐसा करके देखो हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए एक पावर सिस्टम डिजाइन करने में हमारे सारे टॉपिक कवर हो गए। जितना भी मैंने आपको सिलेबस बताया था सारे टॉपिक यहां आपके कवर हो जाते हैं। अब देखो जो लोग थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, मैं फिर से बता दूं, पावर सिस्टम पूरा कवर करूंगा। अभी दिन के अंदर एक लेक्चर लूंगा। और अगर आपको ज्यादा जल्दी है मेरे भाई, कि भाई जल्दी से जल्दी सिलेबस निपटाना है, तो कल से मैं सुबह 7 बजे अनअकैडमी पे पावर सिस्टम लेने वाला हूं, जो 13 नवंबर को खत्म भी हो जाएगा। तो अगर उतना फास्ट पढ़ना है डेली 3-3 4-4 घंटे, तो अनअकैडमी पे आ जाओ। और अगर सब्र करके अच्छे वे में अच्छी नॉलेज से पढ़ सकते हो तो मेरे भाई यहां रहना, ठीक है। अब ये मत पूछो HVDC क्या है, FACTS क्या है, सब पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा, फुल फॉर्म वगैरह हर चीज बताऊंगा। FACTS है फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम। लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा मेरे भाई, बिना सब्र के कोई फल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। तो आज मैंने देखो आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ ये बताया है मैं पावर सिस्टम में क्या पढ़ाने वाला हूं, पावर सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है। और कल से हम क्या करने वाले हैं, कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो कल मैं आपको पूरा बताऊंगा ट्रांसमिशन लाइन कैसे बनती है, कैसे उसका एरिया डिसाइड होता है, कैसे उसकी लेंथ होती है, कैसे उसका मटेरियल होता है। ये सारी बातें बताऊंगा कि मटेरियल किस बेसिस पे डिसाइड हुआ, किस बेसिस पे इंसुलेशन डिजाइन हुआ, किस बेसिस पे कंडक्टर की शेप डिसाइड हुई। हर चीज एकदम डिटेल में, एकदम 100% डिटेल में, ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा और जैसा मैंने बोला यही अटेंडेंस, यही जोश दिखाते रहना पड़ेगा, ठीक है। 10 मिनट और को नोट्स वगैरह सब बता रहा हूं और 8 बजे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जरूर आना सारे लोग, ठीक है। अब देखो अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है, मेरे से और फ्री लाइव क्लासेस लेनी है, तो यहां आ जाओ tinyurl.com/ankit और यहां आपको ना पावर सिस्टम के भी बहुत लेक्चर मिल जाएंगे। यहां मैंने पावर सिस्टम में ऑलरेडी स्टेबिलिटी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन सब पढ़ा रखा है। इतना पावर सिस्टम यहां पढ़ा रखा है, तो यहां आ जाओ और देख लो। ज्यादा जल्दी है तो यहां आ जाओ, ठीक है। और अगर प्लस पे आते हो तो कल से पावर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं 3 घंटा डेली, सुबह 7 से लेके 10:30 तक। और आपको अभी 12 महीने का कॉस्ट पड़ेगा 22,500 और ये बहुत जल्द बढ़ने वाला है मेरे भाई, 1 हफ्ते के अंदर बढ़ जाएगा। ले लो अभी, बाद में पछताओगे। पहले बता रहा हूं बाद में पछताओगे। कोड याद रख लेना, अंकित ESE, यही कोड लगाना, क्योंकि इस कोड से आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस मिलेगी। आइकॉनिक पे आते हो तो आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो डेली आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपकी प्रिपरेशन को गाइड करता रहेगा, आपकी प्रिपरेशन को गाइड करते चलेगा आइकॉनिक के अंदर, और स्टडी मटेरियल भी ज्यादा मिलेगा। तो इसका 12 मंथ का कॉस्ट है 4500 और कोड लगाना है अंकित ESE। अगेन बता रहा हूं लेट हो गए तो प्राइस बढ़ जाएगा। बाद में मुझसे मत कहना सर कम में दिलवा दो, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। पेमेंट आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, EMI, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, या जिन बच्चों के पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है आप डेबिट कार्ड पे भी EMI ले सकते हो, HDFC और बजाज फिनसर्व के। बट कोड याद रखना अंकित ESE। और ये टेलीग्राम चैनल है जहां मैं PDF देने वाला हूं। रात 10 बजे तक आपको हर लेक्चर की PDF मिलेगी, बट इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना है। और ये मेरी अनअकैडमी पे प्रोफाइल है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अंकित 2047 मेरी आईडी है, इसको फॉलो कर लेना। जब जब फ्री क्लास लगेगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कल दोपहर 12:30 बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा लाइव।
तो अगर मेरे साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करना है तो 12:30 बजे डेली अनअकैडमी पे लाइव आना पड़ेगा, ठीक है। और ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इलेक्ट्रिकल जंक्शन भी, और जिस चैनल पे अभी उसको भी सब्सक्राइब बटन दबा दो। सारा सिलेबस कवर करूंगा, रिवीजन भी कवर कराऊंगा, टेस्ट सीरीज भी कराऊंगा। तो क्रिएट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। गेट क्वेश्चन, इस पे मैं प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशन डाल रहा हूं, पावर सिस्टम के 2016 से 20 तक डाल चुका हूं, मशीन के डाल रहा हूं, ठीक है। फाउंडेशन, अगर आपको अपना बेसिक कवर करना है। पाठशाला, अगर आपको एनिमेशन से सीखना, भी कोई बच्चा मुझे एनिमेशन का बोल भी रहा था, तो बेटा एनिमेटेड वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं पाठशाला पे, मैंने एनिमेटर हायर कर लिया है, ठीक है। एसएससी जेई, अगर आप जेई और एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, उनके साथ जुड़ जाना, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अभी 8 बजे 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, अनाउंसमेंट के लिए जरूर आना, बहुत ऑसम अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आपको आना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।